Hello friends, my name is Praveen Nichal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और ये एनटीएससी का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग समझेंगे आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, है ना। ये कुछ प्रीवियस ईयर के एनटीएससी के पेपर हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है मेधा पाटकर का, है ना। तो मेधा पाटकर आपको याद रखना है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल एक्टिविस्ट हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ में ये एसोसिएटेड हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है नर्मदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है भारत का, है ना। और उसके ऊपर डैम बन रहा था ना, तो उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का स्टार्ट हुआ था भाई मेधा पाटकर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो सत्यमेव जयते है। तो सत्यमेव जयते जो है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटो है भारत का, है ना, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रैक्टिस होता है जिसमें गुरु शिष्य दोनों साथ में मिलकर लर्न करते हैं, है ना, नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, तो उसे कहते हैं उपनिषद। इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया था, किसे, सत्यमेव जयते से। ठीक है, 5 ईयर प्लान फर्स्ट टाइम कब आया था, 1951 से 56 के बीच में आया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला मैं बता रहा था आपको, है ना, 1993 में बना था, तो उसी से रिलेटेड है जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10th of December को हर साल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और ये डिक्लेयर कब हुआ था, 10th of December 1948 को डिक्लेयर हुआ था भाई यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद में एक और है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, लास्ट क्लास में, कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम फंडामेंटल राइट से हटा दिए हैं। तो उसे कब हटाए थे, 1978 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसे हमने हटाया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है कि जो हाउस होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो जो लोकसभा का लीडर होता है उसे कहते हैं स्पीकर, और जो राज्यसभा का लीडर होता है उसे कहते हैं चेयरपर्सन, है ना। तो लोकसभा का जो प्रेजेंट स्पीकर है ना वो है ओम बिरला जी, और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है वो है वेंकैया नायडू जी, और जो वेंकैया नायडू जी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं भारत के, है ना। तो ये आप बिल्कुल इसे हमें समझ के रखना है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट में मान लीजिए कि आपको जो प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, ठीक है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो पूरे मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ेगा, और उनको हटाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, है ना। तो फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि बाकी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया है जितनी भी बाकी चीजें हैं, है ना। ये कुछ चीजें रह गई थी जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था। ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो रिपब्लिक टर्म आया है उसे हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया है, तो याद रखिएगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद में डेमोक्रेसी आई थी, रिपब्लिक गवर्नमेंट आया था वहां पर। तो जो रिपब्लिक है ना हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है, सो ये सभी चीजें थी जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर एनटीएससी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, है ना। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पावर शेयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमने लास्ट पढ़ा था वो लिखा हुआ है, तो इसे मिटाकर हम लोग पावर शेयरिंग लिख लेते हैं। ओके, पावर शेयरिंग, फाइन। अब ये इस पूरे चैप्टर में हम लोग 2 कंट्री के बारे में समझेंगे। एक का नाम है बेल्जियम और दूसरे का नाम है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के बारे में।
तो बेल्जियम, देखिए बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा देश है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में स्थित है ये, है ना। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। और इसका अगर आप नेबरिंग स्टेट्स देखेंगे तो इसके टोटल 4 नेबरिंग स्टेट्स हैं। मान लीजिए कि ये बेल्जियम है, ओके, ये मान लीजिए कि बेल्जियम है, तो इसकी जो इस साइड में आपको मिल जाएगा फ्रांस, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में मिल जाएगा आपको स्विट्जरलैंड, है ना, जस्ट नीचे में स्विट्जरलैंड मिल जाएगा आपको, ठीक है। सॉरी, स्विट्जरलैंड नहीं मिलेगा, लग्जमबर्ग मिलेगा, माय मिस्टेक, लग्जमबर्ग, ओके। उसके ऊपर में जस्ट आपको क्या मिल जाएगा, नीदरलैंड मिल जाएगा, है ना। और अगर आप थोड़ा सा इस साइड जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जर्मनी, ओके। सो ठीक है, तो ये जो कुछ देश हैं, नेबरिंग देश हैं, है ना, किसके, बेल्जियम के, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बेल्जियम के टोटल 4 स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। द फर्स्ट इज नीदरलैंड in the north, then we have the France in the this side, and that is southwest side, and then we have the just south of the Belgium is the Luxembourg, and in the east direction we have the Germany, okay. So this is the bordering state of the Belgium. Belgium का जो कैपिटल है वो है ब्राजील, है ना, तो याद रखिएगा क्या है बेल्जियम की कैपिटल, ब्राजील है, ओके। अब इसे हम लोग समझ क्यों रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो बेल्जियम है ना, इसका जो इथनिक कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, है ना। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं यहाँ से, और इसका मैं आपको इथनिक कॉम्पोजिशन बताता हूँ, ठीक है। तो इथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है कि इथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, तो इसे कहते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन। जैसे कि लैंग्वेज के आधार पर डिवाइडेड है, जैसे मान लो कि हिंदूज, मुस्लिम्स, है ना, सिख, ईसाई, जैसे भारत में बता रहा हूं मैं आपको, वैसे ही यहाँ बेल्जियम में जो है ना वो लैंग्वेज के आधार पे जो है वो डिवाइडेड थी पूरी कम्युनिटी। तो अगर मैं यहाँ पर इसका मैप बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से इसका जो है वो मैप आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको 2 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इसको 2 भाग में आप डिवाइड कर दो। तो इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे फ्लेमिश, है ना, ये है आपका फ्लेमिश। इस नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, वेलोनिया, है ना। और जो ब्राजील है, जो कैपिटल है वो कहीं यहाँ है आसपास, है ना, ये यहाँ कहीं आसपास है, तो ये आपका ब्राजील है, कैपिटल है ये, ठीक है। अब दिक्कत ये है, देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो है रहते हैं, these are the जर्मन स्पीकर्स, ठीक है, ये जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं यहाँ पर, है। तो याद रखिएगा जो फ्लेमिश है ना, तो फ्लेमिश लोगों का जो लैंग्वेज है वो क्या है, डच है ना, ये डच में बात करते हैं। और जो वेलोनिया है वो किस में बात करते हैं, फ्रेंच में, ठीक है। और ये जर्मन स्पीकिंग है। इनका जो परसेंटेज है वो है 59%, इनका जो परसेंटेज है वो है 40%, और इनका परसेंटेज क्या है 1%, है ना, ओके। 59 + 40 = 99 + 1 = 100। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो ब्राजील है उसमें देखिए यहाँ पर अगर आप पूरे ओवरऑल कंट्री में देखेंगे तो यहाँ पर जो डच है वो मेजोरिटी है, फ्रेंच है वो माइनॉरिटी है ना। लेकिन अगर आप ब्राजील में देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट केस उल्टा है, यहाँ पर भी जो फ्रेंच और डच स्पीकर्स रहते हैं, तो फ्रेंच की जो पॉपुलेशन है वो 80% है, और डच की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, जस्ट 20% है, ठीक। यहाँ पर केस पूरा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब समझने वाली बात ये है कि प्रॉब्लम कहां पर है, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इन टोटलिटी अगर बात करेंगे तो डच आर मेजोरिटी, ओके। इनका जो है 59%, ऑलमोस्ट 60% आप बोल सकते हो। तो ये जो है ना ज्यादा परसेंटेज होने के बावजूद इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, और इनका पॉपुलेशन कम होने के बावजूद इकोनॉमिकली फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर रिच, है ना। सो डच स्पीकिंग पीपल आर पुअर एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर रिच। तो इस वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमें ज्यादा अमीर होना चाहिए, है ना। लेकिन अमीर कौन है, जो माइनॉरिटी में लोग हैं जिनकी संख्या कम है,
वो ज्यादा अमीर है। इसी की वजह से इनके बीच में हमेशा टेंशन हुआ करता था, लेकिन इन टेंशन का इन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कई बार चेंज किए, है ना, और एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको सभी ने एक्सेप्ट किया, है ना। दे हैव चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम 1970 टू 1993। 1970 से 1973 के टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कई बार चेंज किया, और उसके बाद में एक ऐसा पूरा सिस्टम बनाया जिसको सभी ने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तो पहला क्या था, इन्होंने क्या चेंज किया, पहला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहां पर डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेम होंगे, है ना। और जो ब्राजील है वो उसका एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगा, वहां भी जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो समान होंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी, है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे पावर दे दिए गए थे। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद ही अपने कुछ डिसीजन ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। और जो देखिए जर्मन स्पीकिंग पीपल भी हैं, तो इन्हें भी गवर्नमेंट में इंक्लूड करने के लिए एक नया गवर्नमेंट बनाया गया जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो जितने भी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैं वो उसके मेंबर होंगे, जैसे कि डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मेंबर्स विल बी दी रिप्रेजेंटेटिव इन कम्युनिटी गवर्नमेंट। और वो एजुकेशन, कल्चर, इन सभी मुद्दों पर डिसीजन ले सकती है। तो कितने सारे चेंज किए, 4। द फर्स्ट वन इज in the central government both the Dutch and French speaking ministers will be equal. In the Brazil government both the Dutch and French speaking ministers will be equal. The state government will not be the subordinate of central government, है ना, state government को भी कई सारे पावर दी गई। और जो सभी लिंग्विस्टिक पीपल को इंक्लूड करने के लिए एक नया गवर्नमेंट बनाया गया जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आप जो है इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो, आप जो है पावर को शेयर कर रहे हो, है ना। इस वजह से ब्राजील में कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और लोग बहुत ही अच्छे से पीसफुली तरीके से रहते हैं। आप न्यूज़पेपर भी जब पढ़ते होगे तो कभी भी आप जो है वो बेल्जियम के बारे में नहीं पढ़ते होगे कि वहां ये हो गया, इस टाइप का सिविल वॉर हो गया, है ना, इस टाइप का जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो बहुत ही पीस फुल लोग हैं। they respect each other's diversity. So that is the outcome of this particular case study from the Belgium. तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, है ना, कि कुछ एमसीक्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो बेल्जियम कहाँ पर है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है ना, और इनके जो नेबरिंग स्टेट्स भी आप देख लीजिएगा। कैपिटल क्या है, ब्राजील, और यहाँ पर मेजोरिटी कौन है, डच, माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल, है ना। और जो चेंजेस हुए थे वो आप बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला सेगमेंट आपको पढ़ना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट देश है उसे कहते हैं हम लोग श्रीलंका। तो चलिए देखते हैं श्रीलंका का क्या है केस स्टडी। उससे पहले मैं इसे मिटाना चाहूंगा, है। तो श्रीलंका हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। हमारा नेबरिंग नेशन है, साउथ ऑफ तमिलनाडु। बहुत से लोग तमिलनाडु से भी जाते हैं वहां पर, ठीक है। तमिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन है श्रीलंका का, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो श्रीलंका तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि श्रीलंका का जो टोटल पॉपुलेशन है वो अबाउट 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। इसका जो कैपिटल है वो कोलंबो है ना। और यहाँ पर जो है ना श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या है मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अपन मैप बनाने की कोशिश करते हैं श्रीलंका का, फिर अपने को ज्यादा ठीक है। ये लगभग श्रीलंका का मैप है समझो, है ना। तो इस वाले हिस्से में ना कौन रहते हैं, बेसिकली तमिल। कौन रहते हैं, तमिल। और यहाँ पर कौन रहते हैं, सिन्हला, ठीक है। ये यहाँ का इतनी कॉम्पोजिशन है। सिन्हला एंड तमिल बोथ आर लैंग्वेज। So the Tamil speaking people are called as Tamil and Sinhala speaking people are called as the Sinhala, है ना। तो सिन्हला और तमिल दोनों क्या है, लैंग्वेज है। और जो यहाँ पर मेजोरिटी है ना वो कौन है, सिन्हला। तो सिन्हला का जो टोटल परसेंटेज है वो है 74% एंड तमिल का जो टोटल परसेंटेज है ना वो है 18%। लेकिन इस 18% में भी जो
13% है ना, वो यहाँ के श्रीलंकन तमिल्स का है। श्रीलंकन तमिल जो वहां के नेटिव तमिल्स है ना, जो वहां हमेशा से रहते आए हैं। और 5% जो है वो इंडियन तमिल्स को जाते हैं। इंडियन तमिल्स जो ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम इंडिया से माइग्रेट करके गए थे एज अ वर्कर ना, श्रीलंका में काम करने के लिए, तो उन्हें कहते हैं इंडियन तमिल्स, है ना। तो ये याद रखिएगा, 18% को फर्दर आप बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो थे ना, वो 7% कौन थे? क्रिश्चियंस थे, ठीक। 7% क्रिश्चियंस वर आल्सो देयर। तो ये हो गया यहाँ का इतनी कॉम्पोजिशन। मतलब आप आसानी से समझ सकते हो कि मेजोरिटी जो है वो सिन्हला है और माइनॉरिटी जो है वो तमिल्स हैं, ठीक है। तो इनको आजादी मिलती है, इनको श्रीलंका को आजादी मिलती है, इंडिपेंडेंस इन 1948, भारत के एक साल बाद, है ना, भारत के एक साल बाद श्रीलंका को भी आजादी मिल जाती है 1948। इनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ही राज किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला, है ना, तो भाई नॉर्मल सी बात है, इलेक्शन होगा और इलेक्शन में वही पार्टी जीतेगी जो मेजोरिटी सपोर्ट करे। तो किसका सरकार बनता है? सिन्हला डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। अब ये जो सिन्हला डोमिनेटेड गवर्नमेंट बनेगा ना, तो वो एक 1956 में, कौन से ईयर में? 1956 में एक एक्ट लेके आते हैं, नियम बनाते हैं। और उस नियम को जानने से पहले मैं कुछ और चीज बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये सिन्हला जो है ना, इनका जो लैंग्वेज है सिन्हला, मैंने बता दिया। इनका जो रिलीजन है ना वो बुद्धिज्म है, ठीक है, बुद्धिज्म, है ना। इनका जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है। और तमिल कुछ लोग हिंदू थे, कुछ लोग मुस्लिम थे, ठीक है। बट यहाँ जो है क्या, बुद्धिज्म है, ये याद रखिएगा। तो 1956 के एक्ट में क्या हुआ, यहाँ एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनाया गया, ठीक है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। और यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? सिन्हलास को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब इनको प्राथमिकता दी जाएगी, सिन्हलास को। किसमें प्राथमिकता दी जाएगी? अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है ना, या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो वहां सिन्हला लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इनका जो रिलीजन है बुद्धिज्म, उनको प्रमोट किया गया, ठीक है। इनका जो लैंग्वेज है सिन्हला लैंग्वेज, तो उनको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटायर श्रीलंका, ये डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब कि इनके रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है, इनके लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, इनके लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि जो मेजोरिटी है सिर्फ उन्हीं का रूल बन के रह गया है, कहाँ? श्रीलंका में। तो जो माइनॉरिटी है उनको ना तो कोई बेसिक राइट मिल रहा है, ना तो कोई फैसिलिटी मिल रहा है। मतलब उनका जो कंडीशन है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मतलब आप एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे कम्युनिटी को बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। और बाद में जो है ना, दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो चूंकि तमिल को लगता है, तमिल पीपल को लगता है कि इनके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए याद रखिएगा 1976 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है जिसे कहते हैं लिट्टे। क्या कहते हैं? लिट्टे, है ना। तो लिट्टे पार्टी 1976 में बनती है और इस लिट्टे पार्टी का फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ टाइगर ऑफ तमिल एलम। क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। लिबरेशन मतलब क्या होता है? आजादी। टाइगर इनका सिंबल ना था ना, टाइगर याद रखिएगा, मतलब पावर, सिंबल ऑफ पावर, है ना। और तमिल, तमिल मतलब ये तमिल के लिए पॉलिटिकल पार्टी थी। एलम, एलम मतलब होता है स्टेट, है ना। तमिल बोलते हैं स्टेट को एलम। तो एलम मतलब होता है स्टेट। मतलब इनको क्या चाहिए? एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, अलग देश चाहिए जो कि तमिल का देश हो, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी बनती है। फिर से मैं फुल फॉर्म रिपीट करता हूँ, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। इनके जो लीडर होते हैं ना, उनका नाम होता है वी प्रभाकरन। क्या होता है इनके लीडर का नाम? वी प्रभाकरन, प्रभाकरन, विल्लू पिल्ली प्रभाकरन, है ना। तो वी प्रभाकरन नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये, ठीक। सो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम 1976 में बना। अलग देश का डिमांड कर रहे थे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में, इस वाले हिस्से में, ठीक है। अब देखिए, एक साइड हो गया अपना ये जो लिट्टे पार्टी है, ठीक है, और दूसरी साइड जो ये सिन्हला गवर्नमेंट है वो। इसी वजह से इस पूरे देश में 1980 से 2009 तक क्या हो जाता है? सिविल वॉर। श्रीलंका जैसे छोटे से देश में क्या हो गया? सिविल वॉर हो गया, जिसमें बहुत से इनोसेंट लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना।
तो इस तरीके से जो है ये पूरा केस स्टडी आप समझ सकते हैं कि जैसे बेल्जियम ने हमने देखा, तो बेल्जियम में जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर को शेयर कर रही है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट है पूरे पावर को एक ही कम्युनिटी के साथ में एंजॉय कर रही है, दूसरे कम्युनिटी को अवॉइड और नेग्लेक्ट कर दे रही है। तो इसी वजह से श्रीलंका में क्या हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है, जिसमें बहुत से लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये रहा हमारा श्रीलंका का। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका को आजादी कब मिली, 1948 में, है ना। ये एक्ट कब आया, 1956 में। लिट्टे का फुल फॉर्म आ सकता है, ठीक है। सिविल वॉर 1980 से स्टार्ट हुआ, 2019 तक चला। तमिल का परसेंटेज कितना था, इंडियन तमिल्स का परसेंटेज कितना था, ठीक है। सिंहलास का परसेंटेज कितना था, सिंहलास का रिलीजन क्या था, बुद्धिज्म। तो इस तरीके के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आई होप श्रीलंका का पूरा केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। तो अपन देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। तो इसको हम रब करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे उसे। चलिए मिटाते हैं इसे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बेसिकली हम कितने टाइप से पावर को शेयर करते हैं वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। और कुछ रीजंस भी होते हैं पावर शेयरिंग के, जैसे प्रूडेंशियल एंड मोरल। तो प्रूडेंशियल मतलब प्रैक्टिकल होता है और मोरल मतलब आप जानते हैं। तो प्रैक्टिकल में आप बोल सकते हैं कि भाई पावर शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कम होता है। मोरल में बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। आत्मा है भाई डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग। जब तक पावर को शेयर नहीं करोगे कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाओगे, है ना। और अकाउंटेबिलिटी लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है ना, लेजिटिमेसी लाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रीजंस को डिक्लेयर कर सकते हो। बट बेसिक जो है ना वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। सो देखते हैं इसे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फाइन। तो इसमें बेसिकली देखिएगा कुछ कुछ है इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट। एक है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तीसरा है बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। उसके बाद में जो है डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना। फिर प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या होता है ना कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में इसे फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ये, है ना। तो फेडरल मतलब क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ में पावर शेयर करते हैं, है ना। एक होता है सेंट्रल, फिर उसके नीचे होता है स्टेट, फिर उसके नीचे होता है लोकल, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। उसके नीचे में क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ में पावर शेयर होता है। मतलब जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है ना। तो उसको क्या कहते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। सो शेयरिंग द पावर इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ में पावर को शेयर किया जाता है। उसके बाद में बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आपस में आके गवर्नमेंट बनाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं अपन, कोएलिशन गवर्नमेंट। तो इसमें आप ले सकते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल, है ना, कोएलिशन गवर्नमेंट। तो बेसिकली भारत में 3 प्रकार के कोएलिशन गवर्नमेंट बनते हैं। एक है अपना एनडीए, ठीक है। दूसरा है यूपीए, तीसरा है लेफ्ट। तो एनडीए मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस,
यूपीए मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और लेफ्ट मतलब लेफ्ट होता है, ठीक है, मतलब जो बची पार्टीज है ना वो लेफ्ट में आती हैं। तो जो एनडीए है उसका लीडर है कौन? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। यूपीए का जो लीडर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और लेफ्ट में जो कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह है ना वो कहां पर आते हैं? लेफ्ट में आते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होते हैं ना वो कोएलिशन आप इलेक्शन से पहले भी कर सकते हो और इलेक्शन के बाद भी कर सकते हो। तो नॉर्मली ये जो है ना वो इलेक्शन के पहले ही हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इलेक्शन के बाद में मेजोरिटी जब नहीं मिलता तो दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में चाहे तो वो कंबाइन होके मेजोरिटी फॉर्म करके गवर्नमेंट बना सकती है। फाइन, तो याद रखिएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी इज द लीडर, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस इज द लीडर, एंड लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में आप क्या ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था बेल्जियम के केस में कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में जैसे मैंने बताया था कि जो जर्मन स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, सभी को मिलाकर एक गवर्नमेंट बनाया गया था जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। वैसे ही भारत में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का, जिसमें जो डिप्रेस्ड क्लास है ना कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, तो रिजर्वेशन भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में प्रेशर एंड इंटरेस्ट ग्रुप है ना, तो ये जो ग्रुप होते हैं इनका मेन मोटो इलेक्शन फाइट नहीं करना होता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर में इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि इनके जो डिमांड है, इनका जो डिमांड है उनके लिए बेहतर पॉलिसीज बन सके। सो बेसिकली दे पीपल आर पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर द बेटर आउटकम ऑफ द पीपल, है ना, फॉर द पीपल, ओके। सो आई होप ये पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये पूरा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है ना। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में रिकैप करता हूँ। सबसे पहले हमने देखा बेल्जियम के बारे में, कैसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को मैनेज किया और एक मिसाल बने, एग्जाम्पल बने पूरी दुनिया के लिए कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी और जो डिफरेंसेस होता है उसे हमको हैंडल करना चाहिए। दूसरा हमने देखा श्रीलंका का जस्ट अपोजिट है ना, सिविल वॉर हो गया वहां पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस तरीके से ये छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड इट। सो इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो then please hit the like button and subscribe the channel, and we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you.